गुर्बत की वजह से बीमारी होती है, बीमारी की वजह से बेरोज़गारी होती है, बेरोज़गारी की वजह से जहालत होती है और जहालत की वजह से फिर गुर्बत होती है। जिस गंदम को तल्फ करवाया था, घरों में छापे मार के कहा था कि गंदम निकाल दो अगर पुरानी है, जो है 87% दुनिया का ड्रोन इजराइल बनाता है। अमेरिका और चाइना जो है उसकी आपस में लड़ाई होगी, हुक्मरानों की नस्ल खत्म हो गई ना। इस तरह के मेले ठेलों से लोग खुश होते हैं। हमारा जीटी रोड बहुत कितना टूटा फूटा हो गया है। इन्वेस्टमेंट होती है कर्ज लेके, वो इतनी बड़ी होती है। अब ऐसा करो कि ये हमें बेच दो। हॉक्स पहुंच चुके हैं, खौफनाक तरीन मिसाल है, तो अपनी फौजें उतार देते हैं। अफ्रीका को मुकम्मल तौर पर इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। सिर्फ 20 रुपए टिकट तो मिल जाता था, लेकिन उन बेरोजगार था। आधे घंटे के अंदर घंटियां खड़क गई। आपने किधर खर्च किए? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, जो लोग लाहौर में रहते हैं उन्हें गुज़िश्ता चंद दिनों से लाहौर की सड़कों पर बड़े बड़े फ्लोट घूमते हुए नजर आएंगे। फ्लोट बुनियादी तौर पर मेले ठेलों के अंदर एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के लिए किए जाते हैं कि ये पंजाब का फ्लोट है, तो ये KPK का फ्लोट है। सिब्बी मेला के अंदर, चूंकि मैंने एक साल से भी मेला करवाया है, तो उस वक्त ये फ्लोट जो थे पाकिस्तान भर से मंगवाए जाते थे। लाहौर शहर में एक तवील अरसे से हॉर्स एंड कैटल शो हुआ करता था, जो कि अंग्रेज बेसिकली लोगों को खुश करने के लिए और उनके दुख ख़त्म करने के लिए और उसके साथ साथ अपनी आमरीत को इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ मनाया करता था, फोर्ट स्टेडियम का। उसको मौजूदा हुक्मरान चीफ मिनिस्टर साहबा ने दोबारा से शुरू किया। इससे पहले गुज़श्ता एक साल से लाहौर की नहर के ऊपर आपको रंगीनियाँ, शानदार किस्म की लाइटें वो आपको नजर आएंगे। मेरे हाथ में ये किताब है मैकियावेली की प्रिंस। ये बड़ी मज़ेदार किताब है। ये उन डिक्टेटरों को लिए, उन जालिम हुक्मरानों के लिए एक गाइडलाइन है कि लोगों को किस तरह मसरूफ़ कार रखा जाए ताकि वो अपने दुखों को भूल जाएं। इसलिए उसने रोमन एम्पायर की भी स्टडीज़ की हैं, बाकी चीज़ें की हैं। इटालियन था बेसिकली। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ये किताब जो थी बड़ी, उसको एक जैसे कहते हैं ना गोल्डन किस्म के, उसमें गोल्ड प्लेटेड टाइप जैसे उसके अंदर रखी होती थी जिल्द के अंदर, बेशुमार हुक्मरानों से बाद। लेकिन ये हुक्मरानों की नस्ल अब ख़त्म हो गई है। ना अब दुनिया में इस तरह की कोई सूरत हाल रही है, ना इस तरह के मेले ठेलों से लोग खुश होते हैं। रोमन एम्पायर की मशहूर तरीन जो बात है वो उनके रोमन गेम्स हुआ करते थे। आपने एक दुनिया के नक्शे के ऊपर एक बहुत बड़ा एक स्टेडियम देखा होगा जिसका आधा हिस्सा टूटा हुआ है, आधा नहीं, वो कोलेसियम होता था। जिन लोगों ने बेन-हर फिल्म देखी है उन्होंने देखा होगा कि बेन-हर के अंदर एक चैरियट रेस होती है, वो जो जिसमें घोड़ बग्गियाँ जो थी वो आपस में वो जो हैं वो रेस लगाते हैं। तो उसके अंदर एक मकालमा मिलता है। सुला एक हुक्मरान था रोमन के, मिस्र चूंकि रोमन्स के ज़ेर साया था, उन्होंने उस पर कब्जा किया हुआ था और मशहूर क्लेओपेत्रा का जो मशहूर ड्रामा उसी से क्रिएट किया, कैसे एंथनी उसको लेने के लिए आया था। वहाँ से गंदम आती थी और नील के साहिल से बारीक रेत मंगाई जाती थी। तो सुलह के एक मकालमा मिलता है, ट्रिब्यून कहते थे उनके सेनेटर्स को। उनका मकालमा, मैं क्या करूं, जहाज तैयार हैं, गंदम भेजूं या उसके अलावा हम रेत भेजें? तो उसने कहा, उसके जो वज़ीर आज़म ने सुलह के, कि देखो गंदम तो आती रहेगी, लोगों के लिए अगर हमने गेम्स ना कराई तो लोगों को जो है वो उस रंगारंगी के अंदर नहीं लेके आएंगे, और वो चंद दिन के लिए जो देहात से लोग आते हैं वो बादशाह के लिए तालियां बजाकर चले जाते हैं। इस किताब के साथ मैं एक और किताब, अगरचे कि इस ऑथर की 2 किताबें आज से कुछ 40 साल पहले मार्केट में आई थी, और उसने बताया था कि ये जो हुक्मरान होते हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं दुनिया के अंदर, अपने गरीब ममालिक के अंदर, जैसे मोटरवे हो गया, जैसे ज़बरदस्त किस्म की ट्रेन अंडरग्राउंड हो गई, जैसे शानदार किस्म के एयरपोर्ट हो गए, ये बेसिकली हमारे इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियाँ होती हैं जो कि अपने मुल्क को एक न एक दिन हमारे हाथ बेच देते हैं। उस शख्स का नाम है जॉन परकिंस और उसकी किताब थी कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। ये इस किताब के 2 तराजम मेरे हाथ में, मैं इसलिए उर्दू तर्जमा आपके सामने पेश करता हूँ ताकि जो लोग आम पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, वरना जो बाहर रहने वाले हैं वो इसको कन्फेशन ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन जो पढ़ सकते हैं। इसकी एक माशी गारत की कहानी लाहौर पे हुआ था तर्जमा, और ये कराची में सफ़त अली किदवाई साहब ने किया और ये पीर साहब ने किया। इस एक सादी गारत की कहानी है, एक माशी गारत की कहानी। इसने 4 स्टेजेस बताए हैं किसी मुल्क को लूटने के लिए।
उसने कहा क्योंकि खुद चूंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तरफ से यहाँ डिप्यूट होता था और इकोनॉमिक जिसे कहते हैं ना प्रेजेंटर होता था, तो ये आके बताया करता था कि आपकी तरक्की के लिए, आपकी खुशहाली के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इसके लिए हम जो है आपको ये एड देना चाहते हैं। तो कहता था हम लोगों की सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए कभी को काम नहीं करते थे। हम उनको तालीम में कोई मदद नहीं देते थे, हम उनको सेहत के लिए कोई मदद नहीं देते थे, हम उनको टेक्नोलॉजी में कोई मदद नहीं देते। हम कहते देखो बात सुनो कि तुम्हारा जीटी रोड बहुत कितना टूटा-फूटा हो गया है, तो तुम मोटरवे क्यों नहीं बनाते? तो हम 97 में पाकिस्तान में जैसे मोटरवे बना है, आप सोचें कि कम से कम 15 साल तक उसके ऊपर 5,000 से 6,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं नज़र आती, आज भी अगर कंपेयर कर लें। लेकिन उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है कर्ज़ लेके, वो इतनी बड़ी होती है कि ये लोग जो हैं उस कर्ज़े के अंदर, जाल के अंदर फँसते चले जाते हैं। उनको कहते हैं तुम मॉन्यूमेंट बना लो, तुम एयरपोर्ट ठीक कर लो, उसका रनवे चौड़ा कर दो, फलाँ बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल कर्ज़े देते हैं। और जब उनका कर्ज़ा का मकाम जो है, और ये हम उन मुल्क को देते हैं जहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, मिनरल रिसोर्सेज़ और एग्रीकल्चर। यानी जहाँ रिकोडिक है, जहाँ पर सेंधक है, जहाँ गैस मिलती है, जहाँ ऑयल मिलता है, या जहाँ बड़े-बड़े ज़बरदस्त किस्म के की ज़मीनें होती हैं जिनमें से उनको हम एक किस्म का उगा के दे सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्रॉप्स हैं, फसलें बड़ी की बड़ी, और फिर हम करते ये हैं कि हम अपने हॉक्स वहाँ भेजते हैं। और हम उन हॉक्स को कहते हैं कि भई मेरी हमारी बात सुनो, ये अब तुम्हारा जीडीपी जो इस तरह का हो गया है, अब ऐसा करो कि ये हमें बेच दो। क्योंकि अब तुम कर्ज़ा तो अदा नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान में अपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने लोगों को हमने बंदरगाह दे दी, हमने एयरपोर्ट दे दिए, तो उसके साथ-साथ वो कहते हैं अब ज़मीनें भी दो, ये माइन भी दो, और इन्वेस्टमेंट के नाम पर, बाकी चीज़ों के नाम पर, और आईएमएफ उसको लुक आफ्टर कर रहा होता है। वो कहता ये है कि जब ये हॉक्स देने से जब इनकार किया जाता है, तो फिर हम असैसिनेशन शुरू कर देते हैं। जो बंदा इनकार करता है, उसको हम असैसिनेट करते हैं। उसके अंदर उसने कहा कि 4 ममालिक में मैं वहाँ पर रहा हूँ, और 4 ममालिक के अंदर उसने इंडोनेशिया की मिसाल दी है, उसके अंदर 2 के हुक्मरानों को बाकायदा मेरे सामने कत्ल करवाया सीआईए ने, उनमें से एक निकरागुआ का रूलर भी था। और जब ये लोग नहीं मानते किसी भी तौर पर भी, तो फिर हम उस मुल्क के अंदर दाखिल हो जाते हैं और कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसमें सद्दाम हुसैन उसकी खौफनाक तरीन मिसाल है कि वो अपनी फ़ौजें उतार देते हैं। और फिर आपको पता है कि 2003 में आए थे, और आज तक सद्दाम हुसैन का तेल जो है वो अमेरिका ले रहा है। पाकिस्तान के साथ मामला ये हुआ है कि पाकिस्तान को भी इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज़े, यानी जिस ज़बरदस्त किस्म की हमने मेट्रो बनाई, उस मेट्रो के अंदर एक आदमी जो है वो सवारी जो थी वो ऐसी थी कि जिसको 20 रुपए टिकट तो मिल जाता था, लेकिन वो बेरोज़गार था। उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे। वो उसी गाड़ी के अंदर सवार होके सर्विसेज़ अस्पताल में उतरता था, और या किसी में अस्पताल में उतरता था जहाँ उसको पूछने वाला कोई नहीं होता था। वो गाड़ी वो नौकरी के लिए कभी सेक्रेटेरिएट उतरता था, वहाँ उसको नौकरी देने वाला कोई नहीं होता था। वो बच्चों की तालीम के लिए किसी स्कूल में जाता था, एक एयर कंडीशन गाड़ी में तो वो चला जाता था और कहता कि मियाँ साहब दे मियाँ दे नारे बजणगे। ये तो कर लेता था, लेकिन ज़िंदगी में इसके मामलात, यही मामला ये हुआ कि आपने जब पहली मोटरवे बनाई, और उस मोटरवे के एक तरफ भी 1 करोड़ बूढ़े भूखे नंगे बीमार थे, दूसरी तरफ भी 1 करोड़ भूखे नंगे, ना कोई मार्केट से लेकर रोड आपने बनाई वहाँ पर ताकि इनकी चीज़ें आगे आएँ मार्केट के अंदर, ना उसके साथ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेकिन कर्जा हमारा बढ़ता गया। इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि जिस 2 चीज़ों की वजह से मैं आपके सामने मुखातब हूँ, एक तो हमें 2 किस्म के खौफनाक किस्म के मामलात का सामना होने वाला है, और वो हॉक्स पहुँच चुके हुए हैं। पहले हॉक्स पहुँचे थे उस जगह पे कि आप आएँ और आप हमें फलाँ-फलाँ चीज़ें दे दें। अब हम इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास और तो कुछ नहीं। हमने कहा जी सऊदी अरब से आप जनाब तशरीफ़ लाएँ, और आप जो है ये रिकोडिक के अंदर अपना जो है शेयर दे दें। अब रिकोडिक में पाकिस्तान ने $3 अरब अपने 3 अरब रुपए जो थे वो देने थे, वो नहीं दे सके। हमारी हालत ये हो चुकी हुई। कतर, यूएई, इन लोगों को चावल चाहिए, इन लोगों को गंदम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उनके यहाँ पानी नहीं है, आपके पास पानी है। उनके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास ज़मीन है। अब वो कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी, और उसके ऊपर आपने देखा होगा जो चोलिस्तान को सरसब्ज़ करने और नहर में गाने की सूरत हाल जो पैदा हुई है, वो इतना बड़ा क्राइसिस बिल्ट होने वाला है, ख़ुसूसन सिंध के अंदर, कि आपका बुनियादी झगड़ा पानी का 1960 से सिंध ताश माहे से चला आ रहा है,
और गुलाम मोहम्मद बेराज और गुदू बेराज और उसके अंदर सिंधियों के अंदर जो उनके अंदर जो एक नफरत का अलावा बना हुआ है, और उस लावे को आप सोचें कि उस नफरत का जो लावा है उसको आगे किस तरफ आप लेके जाएंगे, लेकिन हम समझते हैं ताकत के साथ हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। ये कहानी पाकिस्तान की न सिर्फ ये है कि कर्जे की कहानी है, ये पाकिस्तान के अंदर एक पर्पसफुल एड की भी कहानी है। और इसकी अहम तरीन खबर जो थी, जिसको 2-3 दिन पहले दबाया गया, वो ये है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जब कोई ज़रा सा पढ़ा लिखा आदमी आ जाता है और जो पाकिस्तान की इस सिचुएशन को देखता है तो हैरान रह जाता है कि इस मुल्क के साथ हो क्या गया और मैं करूं क्या। ऐसी ही मिसाल जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की है। नए तौर पर बैंकर थे, थोड़ा सा पढ़े लिखे थे, एक बहुत बड़े अपना जज साहब, बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज साहब उनके दामाद थे, और भी करीबी लोग करीबी थे। उन्होंने एक जो कमेटी थी शेरी रहमान साहबा की, उस कमेटी के अंदर एक गुफ्तगू की और उन्होंने कहा वी हैव लॉस्ट आवर क्रेडिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ द क्रेडिटर्स। हमने अपने जिन लोग जो हमें कर्जा देते हैं उनके सामने हमारी साख खत्म हो चुकी है, उनको पता है हम वापस नहीं कर सकते, हमारे पास एबिलिटी नहीं। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने जब लगाई तो आधे घंटे के अंदर घंटियां खड़क गई और फिर पता नहीं किस किसने मुझे, हमारे जो है टीवी वाले अगर सच बोलना शुरू हो जाए कि फोन कहां से आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किसने वो उसको खत्म किया। लेकिन अब दुनिया में तो खबर निकल चुकी हुई थी। अब ये देखें, ये गार्डियन की खबर है, उसके साथ इंडिया टुडे ने लगा दी और उसके पास ये फर्स्ट पोस्ट वाले लगा दी, अब जो दुनिया की। लेकिन आप अगर ये ढूंढेंगे तो आपको वहां पर एक्सप्रेस में वो लिंक ब्रोकन मिलेगा सारा कुछ, लेकिन उसने बात सच्ची कह दी। और आप जरा उसकी बातें, उसने कहा है कि हमारे साथ मसला ये है, an eye-opening revelation, Pakistan Foreign Minister Mohammad Aurangzeb said that the country has lost its credibility, warning that urgent economic reforms are needed to build the trust. अब ये बंदा कहता है कि हमारे साथ मामला ये है। इस दौरान IMF का एक वफद यहाँ से होकर चला गया है और ये पहली दफ़ा है कि IMF ने 19 महकमों के साथ जाके गुफ्तगू की है और वो उसने कहा है कि जनाब जुडिशरी में क्या कर रहे हैं आप, आपकी इस तरह की अदालतें होंगी तो यहां एक खाक इन्वेस्टमेंट आएगी। वो कहेगा कि हम एक $2 अरब आके यहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, अचानक आपका एक हुक्मरान जो है वो एक आईनी तरमीम वाले जज से कहता है कि जनाब इसको जब्त कर लो क्योंकि ये तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, तो वो क्या करेगा? और कोर्ट आपके हाथ में है, इंसाफ तो आपको वो जाके वही करेगा जो रेकोर्डिक में हुआ कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इसको जनाब हम चलाएंगे। हमारे जो कुछ साइंसदान निकल आए, कुछ उसके बाद बलूचिस्तान के काफ़ी सारे लीडर्स निकल आए, कुछ हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग साथ मिल गए, $10 अरब का जुर्माना लेके हम वापस आए वहाँ से। वो तो उस वक्त इमरान खान ने और उसके बाद टर्की के साथ मिल के अगर वो टीसियान के साथ वो काम न किया होता तो अब तक $10 अरब जो है वो दे रहे होते। वो तो फर्म ने कहा कि क्योंकि पैसा ही इतना ज़्यादा है इसके अंदर तो हम कर सकते। लेकिन असल मामला यह है कि इसके साथ एक और हिसाब आपसे मांगा जा रहा है और वो हिसाब है यूएस एड का। यूएस एड वो जैसे कहते हैं ना शिकंजा था, जिस शिकंजे के अंदर खालिसतन उन्होंने अपने मकासद को पूरा करने के लिए यूएस एड दी। ये मेरे सामने यूएस एड का पूरा प्रोफाइल रखा हुआ है कि जो अब तक उन्होंने देते थे। अब देखें, आप अंदाज़ा करें कि सबसे पहले जो एड हमको मिली है यूएस एड, ये 1948 में मिली है। ये कायद आज़म के इंतकाल के फ़ौरन बाद मिली थी। $77 लाख, $0.77 मिलियन जो थे, $77 लाख के करीब हमें मिले थे। इस $77 लाख जो थे हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में खर्च किए, जिनमें से एक उसमें PL480 का प्रोजेक्ट था। अब ये लोग कहते हैं जी PL480 जी क्या बात है, अयूब खान गंदम लेके आया था, ये था। पाकिस्तान का ये खित्ता जिसको हम सिंध और पंजाब कहते हैं, ये बरसगीर पाको हिंद के पूरे इलाकों को गंदम और चावल फराहम करता था। पूरे 35 करोड़ भी अगर आबादी लगा ले तो ये खित्ता देता था। और उस पुराने गंदम से, उस पुराने बीज से, उस पुराने चावल से देता था। बंगाल को देता था, आसाम को देता था, बेंगलोर को देता था, नीचे कहीं थोड़े थोड़े उनके अपने भी होते थे, लेकिन बुनियादी ज़रूरियात यही खित्ता पूरा किया करता था और इसी को फूड बास्केट कहते थे। लेकिन इस एड के साथ हुआ ये, एक बनी थी रॉकफेलर फाउंडेशन। ये रॉकफेलर फाउंडेशन 1943 में बनी थी और उन्होंने कहा था कि हम ऐसा करते हैं कि हम इस जो यील्ड होती है ना, ये जो एक यानी झाड़ जिसको कहते हैं
किसान लोग कि एक एक किलो एक उसके एकड़ के अंदर इतना झाड़ निकला हमारा गंदम का, इतना, इसको हम बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्होंने 1943 में ये काम किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट चूँकि वहाँ थी, उन्होंने उसको नहीं आने दिया। पाकिस्तान के पहले जो पॉलिटिकल लीड थी, उन्होंने भी नहीं आने दिया। लेकिन अयूब खान साहब की तशरीफ़ आवरी के बाद ये जो चीज़ इसको लाया गया और 2 बीज जो है पाकिस्तान के हिसाब से वो मैक्सिको के उस इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसका वो उसको इंस्टीट्यूट के सरबराह को बाकायदा नोबल इनाम दिया गया कि यील्ड बढ़ाने के लिए इस बंदे ने कितने बड़े ज़बरदस्त 2 बीज निकाले। एक का नाम रखा गया मैक्सीपाक, दूसरा नाम का रखा गया इरिपाक। इरिपाक चावल का था, मैक्सीपाक इसका था। और पाकिस्तान के तमाम किसानों से ज़बरदस्ती उनके घरों से बीज निकाले गए और उनको कहा गया कि अब तुम अपने पुराने लोकल बीज के इस्तेमाल नहीं करोगे, ये इस्तेमाल करोगे। 1960 में ये बीज जब्त किए गए और 1961 के अंदर जब ये लगे तो पहली दफ़ा जब उसका हुआ तो हुआ यह कि उन्होंने एक किस्म की 70% ज़्यादा जो है वो गंदम पैदा हुई। लेकिन उनके इंकशाफ हुआ कि ये तो पानी ज़्यादा मांगते हैं। अब वो ट्यूबवेल लगने शुरू हुए तो ट्यूबवेल की मशीनरी भी आएगी। लेकिन 3 चीज़ें जो थीं ये इसके साथ जो थीं ये इसके साथ वाबस्ता हो गई। एक, पानी ज़्यादा मांगते हैं। दूसरा, ये इन्हें आम खाद, पहले तो आम खाद होती थी जो कि जानवरों की डंक से बाकी चीज़ों से मिलती थी, उससे वो बनती, वो कीमियाई खाद। और तीसरा, ये बीज अपने अंदर कुछ कीड़े मकोड़े कहते हैं, जिसे अमरीकी सुंडी कहते हैं, वो चीज़ें साथ लेके आए। इसलिए 1964 से लेकर 1969 तक हमने 25,000 टन फॉस्फेट बाहर से मंगवाई अमेरिका से, 37,000 टन अमोनियम सल्फेट अमेरिका से मंगाई, 2,90,000 टन यूरिया वहाँ से मंगवाई और इतनी ही हम चीज़ें जो थी यहाँ पाकिस्तान में बेची। फिर उसके साथ हमने मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ और स्प्रे। अब गंदम की कीमत बढ़नी शुरू हुई। 1965 में 15 रुपये मन गंदम थी और चावल 27 रुपये मन थे और सिर्फ 5 साल के अंदर 1969 में 30 रुपये मन जो है गंदम हो गई, डबल हो गई, और चावल जो थे ये भी तकरीबन डबल हो गए, 50 रुपये मन। और ये सब्ज़ इनकलाब जो था, इससे पहले इस मुल्क के अंदर इस बड़े सगीर पर गंदम कहीं इम्पोर्ट नहीं होती थी। 67 के से लेके 69 तक, 67 में आप देखें, 67 में पहले साल 22 लाख टन गंदम अमेरिका से मंगाएगी, 68 में 15 लाख टन मंगाई गई, 69 में 16 लाख टन मंगाएगी। फिर अयूब खान साहब खुदा हाफिज़ कह गए, फिर याया खान आ गया, फिर मशरक़ी पाकिस्तान आ गया, फिर सब कुछ जो कुछ हुआ जो हमारे साथ बीती वो लंबी एक कहानी है, दर्दनाक कहानी है। लेकिन यूएसएड जो है, जिसने 1948 में 77 यानी सिर्फ 77 लाख का शुरू किया था, ये 2011 तक की अब फिगर निकली हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि आप बताएं कि पाकिस्तान ने कितने पैसे जो थे हमने खर्च किए। अब वो हिसाब मांग रहे हैं। अब तो आपने ज़ाहिर बात में आए हैं और क्यों हिसाब मांगे उसके मैं बताता हूँ। आप अंदाज़ा करें कि वो कहते ये हैं कि हमने इस दौर के अंदर सिर्फ इन 20 सालों में, आखिरी 20 सालों में 840 मिलियन डॉलर दिए हैं पाकिस्तान को सिर्फ तालीम के ऊपर। और उनमें से कमाल के लोग हैं, 136 मिलियन डॉलर हमने दिए थे कि तुम 126 स्कूल बनाएंगे। स्कूल हमने बनाया कोई नहीं। कमाल की बात यह है कि 20 मिलियन डॉलर एजुकेशन टेलीविजन बनाने के लिए दिए थे, एजुकेशन टेलीविजन प्रोग्राम। आप मुझे बताइए आपने किधर खर्च किए, कहाँ है आपका एजुकेशन टेलीविजन और कहाँ? आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान टेलीविजन जो था, इसकी इमारत और इसकी मशीनरी थी, ये जैपनीज़ ने आपको एजुकेशन टेलीविजन बनाने के लिए एड के तौर पे दी थी। और आपने 2 एक प्रोग्राम किए, बाकी हमने आपने अयूब खान की तारीफ़ें, फिर उसके बाद भुट्टो की तारीफ़ें, फिर उसके बाद ज़िया-उल-हक की तारीफ़ें, फिर उसके बाद सब कुछ करते रहे और हमने तबाह बर्बाद कर। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो शख्स भी बोलने की कोशिश करता है उसको मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं खामोश के, जैसे मैंने कहा ट्रिब्यून का इसी दिन जिस दिन इनका जो है वो अपना बयान आया है हज़रत किबला फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कर्ज़ों का बोझ पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। अब ये उसका बयान तो ज़बरदस्त था, लेकिन ये है कि टक से इकट्ठा करना चाहिए, उस चीज़ को खा गए कि हमारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है। दूसरा, अब कल रात को उन्होंने बयान दिया कि भारत को पीछे ना छोड़ा तो शहबाज शरीफ नाम नहीं। पहले तो जरदारी को है वो घसीटते उनको शहबाज शरीफ का नाम खत्म हो गया था, अब वो भारत को पीछे छोड़े। इस सिनेरियो के अंदर ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है, आप अंदाज़ा करें, मुझे गुज़िश्ता दिनों पंजाब के सिखों ने कुछ बात की थी, बाकी लोगों ने उनका हमने 6 महीने लगाए थे इसको रोकने के लिए कि ये एक दिन आप पे आके बैठ जाएंगे।
अफ्रीका को मुकम्मल तौर पर इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया सिर्फ कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए। अफ्रीका दुनिया का शानदार किस्म का ज़री मुल्क है। जो लोग कीनिया गए हैं, बर आज़म में कीनिया गए हैं, उसके बाद नाइजीरिया गए हैं, सूडान गए हैं, नीचे साउथ अफ्रीका गए हैं, ज़ंजिबार गए हैं, मोज़म्बिक गए, उनको नज़र आता होगा कि किस हद तक वो लोग अपनी फसलें खुद उगाते थे, खुद कफ़ील थे, खाते थे, मकई उगाते थे, गंदम उगाते थे, चावल उगाते थे, बहुत सारी चीज़ें उगाते थे। उसके बाद हुआ ये कि जिस वक़्त ये जो लोग पहुँचे हैं एड के नाम पर, और ये जो हॉक्स वहाँ पर पहुँचे हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या ज़रूरत है गंदम लगाने की, चावल लगाने की, तुम कैश क्रॉप्स लगाओ, सोयाबीन लगाओ और इस तरह की चीज़ें। अब होता ये था कि उन्होंने पूरे के पूरे फार्म जैसे हम चोलिस्तान का कर रहे हैं, उसके साथ उन्होंने जहाज़ खड़े होते थे, सोयाबीन लेके जाते थे। वो बेचारा जो था, जैसे ऐसे आप सोचें कि एक गाँव है, उस गाँव के अंदर लोगों को गंदम की ज़रूरत है, चावल की ज़रूरत, और वो गन्ना लगा दे, और गन्ना जब वो बेचेगा तो उसके बाद उसने गंदम कहाँ से लेनी है, खरीदनी है। अब उन्होंने कहा अच्छा, हमने तुम्हें डॉलर दिए थे बोरियाँ भर के इसके, अब तुमने गंदम लेनी, एक बोरी वापस करो, गंदम ले लो। चावल लेना है, दूसरी बोरी वापस करो, चावल ले लो। दालें लेनी है, तीसरी बोरी वापस करो। अफ्रीका को कहत का शिकार करते हैं लोग, ये जालिम लोग पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की मोनोपोलाइज करते हैं और पूरी की दुनिया के पूरे खुराक के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इस वक्त दुनिया की 86% जो खुराक पूरी है, वो बड़ी बड़ी फूड मल्टी कॉरपोरेशन के हाथ में यरगमाल बन चुकी हुई है, जो आपको मिलती हैं आप। और फिर उसके साथ एक और फैशन भी कि नहीं, हम तो वो जनाब वो जो पुरानी जो हैं ऑर्गेनिक फूड भी आपको देंगे। जिस अयूब खान ने जिस गंदम को तलफ करवाया था, घरों में छापे मार के कहा था कि गंदम निकाल दो अगर पुरानी है, बीज निकाल दो अगर तो, उन गंदम को अब दोबारा ऑर्गेनिक बीज तौर पर लेके आ रहे हैं। ये है हमारी कैफियत, और इस कैफियत में हम क्या कर रहे हैं, हम मिला रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का पंजाब का हॉर्स एंड कैटल शो। हम उस पर बत्तियां लगा रहे हैं, ये क्योंकि हमें मैकावेली ने सिखाया है कि लोगों को इस तरह के मेले ठेलों में मसरूफ़ रखो। ये अगले परसों, आज मेरे ख्याल आज शायद वीडियो आपके पास आज 23 फरवरी है, तो कल जो है IMF का एक वफद तो पाकिस्तान पहुंच रहा है। एक चला गया और वो अगला आ रहा है 24। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह गई। ट्रंप लड़ना नहीं चाहता, हम लड़ने के माहिर हैं। ट्रंप ने हमसे असला लिया था, छोटे छोटे असला बेचते थे, हम कभी इसको यूक्रेन में बेचते रहे, कभी किसी हम क्या बेचेंगे अब। हमने एक्सपर्टीज दो हैं, हमने टेक्सला से लेके ऊपर वहाँ तक हतार तक सारा जितना भी है, हमने वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई, ये बनाई, वो बनाई, हम हथियार बेच रहे हैं, हम टैंक बेच सकते हैं, बाकी चीज़ें बेच सकते हैं। वो फैशन आउट हो रहा है। इजराइल ने ये साबित कर दिया है कि अब दुनिया के अंदर ड्रोन्स जो हैं और एयरफोर्स जो है ये आगे चलेगी। अब ड्रोन्स जो है 87% दुनिया का ड्रोन इजराइल बनाता है, इसीलिए उसको ज़रूरत नहीं है छोटे छोटे इस तरह के हथियारों की ना। अमेरिका में भी छोटे हथियार बनाने बंद हो चुके हैं टेक्नोलॉजी। अब वो नाइट विंड डिवाइसेज और अपना सेटेलाइट गाइडेड ये वो, अब हम क्या करेंगे, हमारा मामला वही तलवारें बनाने वाला रह गया है। ठीक, JF थंडर चाइनीज टेक्नोलॉजी। चाइना भी इस वक्त, चाइना की सूरत हाल ये है कि चाइना और अमेरिका दोनों इंटरडिपेंडेंट। अगर कोई शख्स कहता है कि अमेरिका और चाइना जो है उसकी आपस में लड़ाई होगी, अभी मार्क रोबियो जो है उसका बयान था, उसके ऊपर बड़ी ले दे हुई है कि हम जनाब जितने भी मैक्सिकन यहाँ पर काम करते हैं, जो स्ट्रॉबेरी के खेतों में काम करते हैं, इनको हम धक्के दे के भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? हम उनको जाएंगे जाओ ब्राज़ील, हमको कहेंगे जाओ होंडुरास, हमको कहेंगे जाओ निकरागुआ, हम उनको जाएंगे जाओ मैक्सिको। जब ये वहाँ पहुँच जाएंगे, ये बड़े ज़बरदस्त लोग होंगे। हम चीन से अपनी फैक्ट्री उठाएंगे एप्पल की, हम चीन से अपनी फैक्ट्री उठाएंगे जैगवार की, कैडिलॉक की, हम वो सारी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो यहाँ ले आएंगे, उनको मजदूरी मिल जाएगी हमेशा। किस शख्स ने ये प्लानिंग इनको सिखाई है और किसने सिखाई है? चीन के अंदर जो लेबर है वो रेजिमेंटेड है। चीन में तालाबंदियाँ नहीं होती। चीन में जो मजदूर है उसको माओ-ज़ेडुंग के 6 साल के कल्चरल रेवोल्यूशन के कत्लो गारत ने खौफज़दा करके रखा हुआ था। आपको अंदाज़ा नहीं कि उसने पूरी कौम को इस सतह पर खौफज़दा करके उनको डरा कर इकट्ठा किया था कि उसके बाद जब हंगामे शुरू हुए थे उसके मरने के बाद, तो तिएननमेन स्क्वायर के अंदर उन्होंने टैंक और बुलडोज़र चढ़ा दिए थे और उसके अंदर से ट्रकों के अंदर उनके अंदर लाशें भर भर के वहाँ से उठा के ले गए थे।
वहाँ पर रेजिमेंटेड लेबर है, लोग जो हैं बड़े उसके उसे कहते हैं नपे तुले हिसाब से चलते हैं। ऐसी लेबर उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, इंडोनेशिया में नहीं मिल सकी, उन्होंने कोशिश की ताइवान में नहीं मिल सकी, उन्होंने साउथ कोरिया में की नहीं मिल सकी, उन्होंने मलेशिया में की नहीं मिल सकी। इन द लॉन्ग रन वो कहते हैं थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस फिजा आती है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए वो बेहतर। लेकिन ये जिन लोगों को जो मुल्क हैं इनका तो अजीबोगरीब नशा है और तरह का। इन मुल्कों के अंदर गुज़िश्ता 50 से 60 साल तक कम्युनिस्ट मूवमेंट चलती रही हैं, लेबर यूनियनिज्म रही है। आलंदे जिसको उतारा था चिली में पिनोशे ने जाके, वो बेसिकली लेबर लीडर आदमी था। इन मुल्कों में डेट के खिलाफ उठने की जदोजहद रही है। राफेल कोरिया जो है वो इक्वाडोर से निकला था और उसने कहा था मैं तुम्हारा कर्जा अदा नहीं करता हूं। अर्जेंटीन में जो कुछ सूरत हाल है, तो एक दिन उनको समझना पड़ेगा, बल्कि अब तक समझ चुके हैं। ये बयान सिर्फ हमारी कंजम्पशन के लिए है। तो ये है हमारा सिनेरियो। इस सिनेरियो के अंदर आगे 3-4 महीने में क्या होने वाला है, दो चीजें आपके सामने रखता हूं। ये जो बलूचिस्तान है और ये केपीके है। बलूचिस्तान में आज मैं वीडियो देख रहा था खुजदार की, ये बलूचिस्तान में इससे पहले नहीं हुआ था। एक आदमी को उठाने के लिए, लापता करने के लिए लोग गए और उन्होंने उस सारे के सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों की गाड़ियों को पत्थर मार मार के भगा दिया। ये अमूमन जैसी वीडियो जो थी ये कभी मतलब वेस्ट बैंक में और उस जगह पर नज़र आती थी और वहाँ नज़र नहीं आती थी। बलूचिस्तान के बारे में जो मौलाना फजल रहमान का बयान है वो 7 ज़िलों की कहते हैं, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा ज़िले हैं। बलूचिस्तान वाले बुनियादी तौर पर बलोच और पश्तून ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा आखिरी जो है सहारा है। इस वजह से वो बेचारे किसी भी तौर पर अलहदा होने का सोच नहीं सकते, क्योंकि आज वो पाकिस्तान से अलहदा होते हैं तो बलोच एरिया जो है उसको नीचे से तो ईरान जो है उसको बहुत ज़्यादा क्लेम करता है, वहाँ बलोच भी हैं, वो आकर कब्ज़ा कर लेगा। उन बेचारों के पास तो कोई उस तरह की फ़ोर्स नहीं, और जिस तरह बलोचों को ईरान ने दबा कर रखा हुआ है वो सोच नहीं सकते। ना उनका कोई वज़ीर आला है, ना उनका कोई गवर्नर है, वो बेचारे छोटी-छोटी छूट स्मगलिंग वो करते हैं काम। इसी तरह ऊपर का जो हिस्सा है वो तो अफ़गानिस्तान के साथ फ़ौरी तौर पे उसके साथ एनेक्स कर देगा। जिस ज़माने में मुल्ला उमर की हुकूमत आई थी, ये सारे के सारे फ़ैसले भी वहाँ कराने जाया करते थे। जहाँ तक गवादर का ताल्लुक है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि चाइना ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि अगर वो सी रूट्स इस्तेमाल करेगा तो 11 बड़े-बड़े बहरी बेड़े जो हैं वो अमेरिका के खड़े हैं और समुद्रों पे उसकी बादशाहत है, वो वहाँ पर नहीं ले जा सकेगा। अब सूरत हाल ये है कि वो गवादर पे अगर बलूचिस्तान की आज़ादी की मूवमेंट चलती है तो वो आ जाएगी। इसलिए उनकी इस खामोशी को खुदा की कसम अपने लिए एक एहसान समझो, और उनके ये मिसिंग पर्सन्स करना और उनके अंदर गैर रिप्रेजेंटेटिव, इस वक्त बलूचिस्तान की हुकूमत जो है गुज़श्ता 20 साल से सबसे ज़्यादा गैर नुमाइंदा हुकूमत है। ये वो लोग हैं जिनको वो जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उनकी ट्राइबल एनमिटी की वजह से आपने लिया। दूसरी तरफ केपीके की जो सूरत हाल है वो बयान के काबिल नहीं है। उस वहाँ तो एक पब्लिक अपराइजिंग की सूरत किसी की वक्त बिल्टअप हो सकती है। ये रह गया पंजाब और सिंध। सिंध के अंदर से कराची और पंजाब वो इलाका है कि जहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि मज़ीद इकनॉमिक सैंक्शंस या मज़ीद टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये है आपका अर्बन इलीट या अर्बन पॉवर्टी। गाँव के अंदर एक आदमी भूखा नहीं सोता, वो एक उसकी गंदम उगाता है, किसान जो है उसी गंदम से वो जुलाहे को देता है तो कपड़ा बनवा लेता है, वो उसको देता है, मुच्ची को देता है तो जूती ले आता है, हकीम को देता है तो उसके साथ दवाइयाँ खाता रहता है, मौलवी को देता है तो वो नमाज़ पढ़ाता रहता है, सिवाय उसको नमक खरीदने के लिए या तेल खरीदने के लिए जाना पड़ता है। बहुत थोड़ा रुपए की ज़रूरत होती है, वो एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। लेकिन ये जो छोटे-छोटे कस्बे हैं, ये कस्बे को 300-350 जो कस्बे हैं, ये वहाँ से आप शुरू हो जाएँ, आप पंजाब की एंटी के बाद हसन अब्दाल से शुरू हो जाएँ, तो उसके बाद आप जहाँ-जहाँ भी जाएँ आपको, आप वाह में चले जाएँ, आप टेक्सला में चले जाएँ, मरवात में चले जाएँ, आप सोहावा में चले जाएँ, आप दीना में चले जाएँ, इधर से खानिया में चले जाएँ, खानिया से आप उसके बाद रसूल की तरफ छोटे-छोटे कस्बों की तरफ मंडी बहुत दिन कर निकल जाए, आगे आ जाए गुजरात आ जाए, लाला मूसा आ जाए, गुजरांवाला आ जाए, गक्खड़ आ जाए। ये छोटे-छोटे कस्बे जो हैं, इन कस्बों के अंदर आपको तनख्वाह की ज़रूरत पड़ती है, और वो 25,000 और 30,000 की तनख्वाह में जब 35,000 जो बिजली का बिल और उसके बाद टैक्सेशन आएंगी, फिर निकलेंगी चीखें, और फिर ना आपका ये चोलिस्तान का वो प्रोजेक्ट जिंदा रहेगा, ना कुछ और चीज़। खौफनाक सूरत हाल है। इस खौफनाक सूरत हाल में आज भी मैं कहता हूँ
कि सीरियसली आप सोचना शुरू कर दें, वरना तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं हम आसमानों में। आज इस सूरत हाल को बचाने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि सबसे आसान रास्ता उसका ये है कि आप इस वक्त पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को बचा लें। एक इनर्शिया होता है, उसको कहते हैं कि जिसको जिसको कहते हैं विशियस सर्कल जो इकोनॉमिक्स का, कि गुर्बत की वजह से बीमारी होती है, बीमारी की वजह से बेरोज़गारी होती है, बेरोज़गारी की वजह से जहालत होती है और जहालत की वजह से फिर गुर्बत होती है। अब इसको तोड़ना कहाँ से होता है? तोड़ना वहाँ से होता है कि जहाँ से रास्ता बीच में निकलेगा और जहाँ से आपको कमज़ोर। पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम के अंदर आज भी कोई सूरत-हाल ऐसी है, मतलब 6 जज ऐसे थे कि जो ख़त लिख सकते थे और खड़े हो जाते थे। मसलन सरगोदे का वो जज था जो फैसला कर लेता था। मसलन लाहौर की बार के अंदर लोगों ने बाकायदा कहा कि हम 26 आईनी तरमीम, तो ये एक ही रास्ता है। इस एक इंस्टीट्यूशन से आप उसको स्नोबॉल इफेक्ट से आगे लेके जा सकते हैं और अगर आप ये कर गए तो आपके बाकी जगहों को भी बचाया जा सकता है, वरना तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।